हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, तो आज क्विज में क्या खास रहेगा कि आज सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आज हम लोग बहुत विस्तृत से जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, यह घटना चक्र के सब यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यही सारा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जो आगामी दरोगा मेंस और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए लाभकारी अवश्य होगा। चलिए सुनिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कौन बाबू? तो कटक में। यानी कटक कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा के राजधानी बाबू भुवनेश्वर। लिंगराज का मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। पुरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। अच्छा सुनिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। कब बाबू? तो 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष इनके जन्म दिवस पर के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और बात करें तो उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी ग्रेजुएट कहाँ से हुए बाबू? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 ईस्वी में। और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS में उत्तीर्ण हुए। यानी ICS परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे कब? 1920 में। ठीक है। अच्छा, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब देखिए, हरिपुरा कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। और त्रिपुरी कहाँ है? कर्नाटक। त्रिपुरी कर्नाटक। तो सुनिएगा क्या हुआ था कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के। तो उस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सर अगर बात किया जाए कि त्रिपुरी संकट पूछता है तो 1939 में हुआ था त्रिपुरी संकट। कहाँ पर? कर्नाटक में। सर त्रिपुरी जगह था। ठीक है। अब देखिए, जो त्रिपुरी था ना वहाँ पर 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए दावेदार कौन हुए? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी इनसे नाराज थे, तो वह अपने तरफ से लड़ाए थे किसको? पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया जो है किसके खिलाफ लड़ गए? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अब दोनों में क्या हो गया? ये हुआ, चुनाव हुआ दोनों के बीच। तो इसमें भारी बहुमत से विजयी हुआ किसका? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का। भारी बहुमत से हार गए कौन? पट्टाभी सीतारामैया। अब पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कराते समय महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया का हार ही मेरी हार होगी। ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई और अंततोगत्वा कौन बन गए? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस का। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में चुना गया। उसके बाद में 1939 में जब जीत गए डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, तो उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस अपने पद से, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उसका कारण क्या था कि महात्मा गांधी उनसे नाराज रहने लगे, काफ़ी उनसे नाखुश थे। इसलिए इस वजह से क्या कर दिए, उन्होंने कहे कि हम किसी को मतलब कि दिल दुखाकर हम इस अध्यक्ष पद पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, या नहीं अध्यक्ष रहेंगे। तब उसने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया अध्यक्ष पद से। तब अंतिम रूप से कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी में डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। कोई दिक्कत है? तो ये था दोस्त त्रिपुरी संकट। आपको बहुत हम शॉर्ट तरीके से बता दिया। सुनिए, 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में जब त्याग पत्र दिए ना, उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 में। तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। 1941 में जर्मनी चले गए। वहीं पर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किए थे बाबू? जर्मनी में है। 1943 कहाँ पर? सिंगापुर में ना। तो मतलब कि उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। कहाँ पर? सिंगापुर में। ठीक है। प्रायः उन्होंने नेताजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से बाबू? नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। जर्मनी के जो विदेश मंत्रालय था ना, उन्होंने इनको नेताजी की उपाधि दिया था।
कोई दिक्कत है? हाँ, वहीं हिटलर था। हिटलर कहाँ के था? जर्मनी का ही रहने वाला था। तो जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने इनको नेताजी के उपाधि दिया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? तो 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया था? तो जर्मनी से। कहाँ से बाबू? जर्मनी से इनको सुभाष जी के नाम से क्या किया गया? नेताजी के नाम से संबोधित किया गया। कोई दिक्कत है? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। अब देखिए, INA मानसिक पुत्र था। INA मानसिक पुत्र था किसका बाबू? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुलीवारा का। ठीक है। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह। यानी INA का जो सिपाही थे ना बाबू, यानी INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग का उपज था? तो मोहन सिंह का। ठीक है। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुलीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है, तो अभिष्ट विकल्प मोहन सिंह होगा। यानी आज़ाद हिंद फौज के विचार से संबंधित व्यक्ति ज्ञानी प्रीतम सिंह भी थे, मेजर फुलीवारा था, मेजर फुजीवारा और मोहन सिंह, यह तीनों आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में। INA की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1942 में। कोई दिक्कत है? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह था। ठीक है। प्रथम सेनापति पूछ देगा कि कौन थे आज़ाद हिंद फौज के? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं मारना है, मोहन सिंह को मारना है। ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो देखिए, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी तो 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को मामला क्या था कि रास बिहारी बोस 1943 में 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का कमान कहेगा कि किसने संभाली थी? तो रास बिहारी बोस ने। और इसने क्या किया था कि सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। कब? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। कब? 1943 में। याद रखिएगा 21 अक्टूबर को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कब? तो तत्कालीन मलय में, यानी 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कब? तो तत्कालीन मलय में। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलय में, यानी कहने का मतलब बाबू, अब कहानी विस्तार में सुनिएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज के गठन लेकिन डॉक्टर रास बिहारी बोस किए थे, रास बिहारी। ठीक है। और सुनिए, इसका 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी रूप से आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। किसने? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर में। ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। जो सिंगापुर द्वीप था ना, तो वह ब्रिटिश मलय का अंग था। बात समझ में आ गया ना? तो वहीं है मलय, तो तत्कालीन मलय में यानी ब्रिटिश मलय में। सिंगापुर का जो द्वीप था ना बाबू, वह उस समय ब्रिटिश मलय के अधीनता था।
सुनिएगा, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस। किसने बाबू? रास बिहारी बोस ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने? तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उन्होंने तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, बताइए, भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया किसने? रास बिहारी बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो मेजर करतार सिंह। मेजर करतार सिंह वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे? तो मेजर जनरल शाहनवाज खान जुड़े थे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल जुड़े थे, कर्नल शौकत अली मलिक जुड़े थे, लेकिन मेजर करतार सिंह नहीं जुड़े थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में। कहाँ पर बाबू? रंगून में। यानी आज़ाद हिंद फौज का प्रधान माने मुख्य जो कार्यालय है ना बाबू, कहाँ पर स्थित था उस समय? तो रंगून में, यानी बर्मा में। बर्मा में, कहा कि भारत में नहीं बना सकते थे उस समय, कारण का था कि पूरे पर ब्रिटिश कब्जा था। ब्रिटिश को सारा गतिविधि हो रहा था किधर से? नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, यानी पूरब से, सेवन सिस्टर साइड से। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? तो बीसी दत्त, शाहनवाज जुड़े थे, रशीद अली जुड़े थे, पीके सहगल जुड़े थे, लेकिन बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत सुंदर, सुभाष चंद्र बोस। आइए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस कौन से जुड़े, किससे जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े? सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? वह कौन व्यक्ति थे? तो शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी जो थे ना बाबू, शिलभद्र याजी, उन्होंने क्या किए थे कि जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में, उस दौरान और INA आंदोलन के साथ भी इनके साथ है शिलभद्र याजी। ठीक है, आप हैं ना राजी? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किए थे। कोई दिक्कत है? तो किसने बाबू? रानी लक्ष्मीबाई के डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। कब? तो सुनिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? 1943 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। अरे बाप रे बाप, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी जो सहगल थी वो महिला थी। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना अगर पूछेगा कि 1943 में किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ना, उसका कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। यह पूछता है कई बार पेपर में, पूछता है भारत उस प्रकार से पूछता है पेपर। ठीक है, कई बार तो बहुते बार। सुनिएगा क्या पूछता है। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड कौन कौन थे? ब्रिगेड, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था ना, तो उसका अन्य ब्रिगेड कौन कौन था? तो एक तो झांसी की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट था, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। अच्छा जी, ये तो हो गया।
इसके अलावा कौन कौन था? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ये 3 था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था किसको? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को। सुनिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अरे साहब, यानी जब देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी। आ कब कहले रहन? तो 1938 में, जब ई कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजा ताजी बनलन ना 1938 में। कहाँ पर? हरिपुरा में, ठीक है, 1938 में, ठीक है। तो उसके बाद में शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना शांति निकेतन के किए थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जब आए कौन? सुभाष चंद्र बोस, तो इनको यहीं पर कहें कि आप देश नायक हैं। देश नायक के बोला? रविंद्रनाथ टैगोर। किसको बोला? सुभाष चंद्र बोस को। अब महात्मा गांधी कहें देशभक्तों का देशभक्त है यहाँ पे। के कहा? महात्मा गांधी देशभक्तों का देशभक्त है आप ना। जय हिंद किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का एक नया नाम क्या रखा था? तो निकोबार का एक नया नाम स्वराज द्वीप रखा था। यह पेपर में कई बार, हजारों बार, यानी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा था? स्वराज्य द्वीप। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा था। हा। यानी अंडमान जो द्वीप था ना, उसका नाम शहीद द्वीप और निकोबार को, ओहो, अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत सुंदर। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज्य और अंडमान को शहीद, अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज्य। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को। वो घटना क्या था? आइए लाइन पर। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। अरे साहब, अगर पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था, तो 5 से 11 नवंबर, 6 5 11, एक सप्ताह 6 दिन 7 दिन, तो 5 से लीजिएगा तो 11 तक हो नहीं गया 7 दिन, कोई दिक्कत है? तो 5 नवंबर से क्या कर रही हूँ, 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच क्या मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। चलिए आइए तो बताइए, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह दिवस कब मनाया गया था? तब 5 से 11 नवंबर 1945 को। बहुत सुंदर। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को। राशिद अली को 7 वर्ष का दंड दिया गया था। राशिद अली को। कोई दिक्कत है? राशिद अली को बाबू 7 वर्ष के, यह आज़ाद हिंद फौज के एक ऐसे सैनिक थे जिनको 7 वर्ष के कारावास मिला था। राशिद अली। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो सुनिए, मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने, यानी कौन अधिकारी बाबू? मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। अब लाल किला मुकदमा था क्या, इसको अब समाचार विस्तार से सुनिएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए। यानी आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख को
एक साथ अभियुक्त बनाया गया था, यानी पीके सहगल यह एक हिंदू थे, शाहनवाज जो थे यह एक मुसलमान थे, और गुरबख्श सिंह ढिल्लन यह कौन थे बाबू? तो एक सिख थे। क्या थे? सिख। हाँ, कोई दिक्कत? ढिल्लन साहब यानी गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है। अच्छा, को एक साथ अभियुक्त बनाया गया था। बचाव पक्ष की ओर से भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई बचाव पक्ष से थे। तेज बहादुर अस्प्रू और नेहरू आदि वकील थे। अरे साहब, बचाव पक्ष से भूला भाई देसाई, तेज बहादुर अस्प्रू और नेहरू आदि वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष के बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। यही लाल किला मुकदमा था साहब, 1945 के दिन का घटना है। लाल किला में मुकदमा चलाया गया था जिसमें 3 को अभियुक्त बनाया गया था, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख। अब कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में से चलिए आइए तो एकदम निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद फौज की ओर से लाल, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किए थे? वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था? तब भूला भाई देसाई। क्या हो भूला भाई? भूला भाई देसाई ने। किसने? भूला भाई देसाई ने। खुद ही कहते 1945 में लाल किला मुकदमा हुआ था बाबू। कब? 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर टीबू अस्प्रू यानी तेज बहादुर अस्प्रू ने उनके पक्ष में क्या किए थे बाबू? वकालत किए थे। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसमें ऑप्शन में है कि भूला भाई देसाई, ये तो खुद अध्यक्ष ही थे वकीलों के। अच्छा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो खुद वकालत कर रहे थे। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ये भी थे, काटजू जी, ठीक है, काटजू। कोई दिक्कत है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का लाल किले मुकदमे से कोई रिश्ता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो आसफ अली और भूला भाई देसाई। किसने बाबू? आसफ अली और भूला भाई देसाई INA मुकदमे के वकील थे। आसफ अली और भूला भाई देसाई। अब वकीलों के अध्यक्ष कौन थे? भूला भाई देसाई। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? तो भूला भाई देसाई। INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? भूला भाई। BPSC प्री 2020। दिल्ली के लाल किले प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर महाभियोग चलाया गया था तो 1945 में। कब बाबू? 1945। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था तो लाल किला दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं तो आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, यानी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे कौन कौन? तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। कोई दिक्कत है? वेवेल योजना कब प्रकाशित हुआ था बाबू? वेवेल योजना तो 1945 में, 14 जून 1945 में लॉर्ड वेवेल योजना। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। कब? 1945 में। नौसेना विद्रोह 1946 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा कब हुआ था? 1945 में। तो ये आपको डेट सहित याद करना है कि वेवेल योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 में। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को। और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में, ठीक है। चलिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है बाबू? यानी DRDO। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। कब? 1 जनवरी 1958 को। अब सर DRDO का संगठन का आदर्श वाक्य क्या था? बलश से मूलम विज्ञानम। बलश से मूलम विज्ञानम, ठीक है। DRDO का आदर्श वाक्य है और शांति और युद्ध में राष्ट्रों को संचालित करता है। यह जैसे मोटिवेशनल है एक। बलश से मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत क्या है बाबू? विज्ञान है।
जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। क्या है बाबू? रुद्रम। ठीक है। भारत के टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है कौन? तो नाग। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, यानी नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। यानी यह 500 मीटर से यानी आधा किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक यह अपना इसका क्या है? मारक क्षमता है, रेंज है। इसका मूल मंत्र है दागो और भूल जाओ। किस पर काम करता है यह? दागो और भूल जाओ। कोई दिक्कत है? फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड नहीं, दागो और भूल जाओ। इसका प्रथम सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। कब? 1990 में इसका प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। इसमें ठोस प्रणोदक के रूप में धूम्र रहित उच्च ऊर्जस्वित नाइट्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। यानी 1990 में इसका सफल परीक्षण किया गया था नाग का। नाग क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यानी कहने का मतलब है कि ये टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। यह दागो और भूल जाओ कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। ठीक है। देखिए पृथ्वी क्या है बाबू? तो सतह से सतह तक मार करने वाली, ठीक है, पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाला लघु दूरी वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। कौन? पृथ्वी। अच्छा, त्रिशूल या सतह से वायु। त्रिशूल कैसे छोड़ा जाता है? सतह से वायु में, ठीक है, मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका कहेगा तो मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल है। यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली कौन है बाबू? पिनाका है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, सिस्टम है। निशांत क्या है? तो चालक रहित दूरस्थ चालित विमान है। यानी यह ऐसा विमान है। कौन? निशांत बबुआ ऐसा विमान है जो चालक रहित है। इसमें यह इस विमान में ड्राइवर नहीं रहेगा। यानी फुली यह क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा किससे? कंट्रोल रूम से, ठीक है, रिमोट कंट्रोल से। दूरस्थ चालित विमान है जिसके में चालक रहित है यह। कौन? निशांत। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो त्रिशूल। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन है बाबू? त्रिशूल। कौन है? त्रिशूल। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी। सतह से सतह। सुनिए, नाग क्या है? तो दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कब? इसका सफल परीक्षण 1990 में, ठीक है। सर अगर पूछे कि त्रिशूल क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी। सतह से सतह पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट संचार लॉन्चर मिसाइल है, ठीक है। निम्न से कौन सा मिसाइल नहीं है? तो पिनाका। पिनाका एक क्या है? लॉन्चर सिस्टम है, यानी लॉन्च करने वाला सिस्टम है। यह मिसाइल नहीं है। अग्नि है, आकाश है, नाग है, ये सब क्या है? मिसाइल है, ठीक है। अग्नि क्या है? तो माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी या सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और नाग, चलिए, नाग क्या है बाबू? तो यह टैंक रोधी मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा मार करने वाला है। इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर है। त्रिशूल के 8 से 9, जबकि नाग के मारक क्षमता आधा किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक ही है। नहीं, कोई दिक्कत है? सुनिएगा, आकाश अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के बारे में बता रहा हूँ। यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन? अस्त्र। आकाश से आकाश में चलेगा, यानी हवा से हवा में विदाउट। अच्छा, यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान यानी DRDO द्वारा निर्मित किया गया है। अस्त्र मिसाइल को किसके द्वारा निर्मित किया गया है बाबू? DRDO द्वारा निर्माण किया गया है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर पूछ देगा तो उड़ीसा, चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया, ठीक है, 2011 को किया गया। DRDO जितना सफल परीक्षण करता है ना, सब कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। या जितना इसरो करेगा सब श्रीहरिकोटा, सतीश धवन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश?